जी ओम, सदन को नमन। जी ओम। आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी तरह से योग कराया। अब दूसरा सत्र हमारा जो है वो प्रारंभ होता है। आदरणीय चौहान जी को मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय चौहान जी। जी जी ओम। दादो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। आ रही है जी आ रही। और आदरणीय वर्मा जी आगे संचालन करेंगे। जी मुझे पीपीटी शेयर करना है। तो वो जो अनलॉक किया है, यानी लॉक किया है ना, तो अनलॉक कर लीजिए। जी सर। आदरणीय पवन सर जी करेंगे उसको। जी एक्सेप्ट कर दिया है। ओके, थैंक यू। दिख रहा है सभी को? हाँ सर, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ठीक है। जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो चर्चा की थी, आज हम लोग बेसिकली यह एक जो विषय यहाँ लेना चाह रहे हैं, तो अभी इटारसी में जो 9 किसान भाई अपनी अपनी प्रयोगशाला जो खड़ी करना चाह रहे, तो उसी विषय में आज की कक्षा होगी। और जिस तरह से हम लोगों ने महाराष्ट्र में यह किसानों की प्रयोगशाला और उस प्रयोगशाला में कौन सी सामग्री लगती है, उन सब चीजों पे आज शुरुआती दौर में चर्चा होगी। तो किसानों की प्रयोगशाला अगर हमें शुरू करना है तो कुछ साधन सामग्री में यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमें रोटरी शेकर लगता है, इडली कुकर लगता है, मिक्सर ग्राइंडर लगता है और वेइंग बैलेंस लगता है। यह बेसिक 4 जो चीजें हैं, उन 4 चीजों को यूज करके हम लोग हमारी प्रयोगशाला शुरू कर सकते हैं। हम लोगों ने 2022 में महाराष्ट्र में एक एग्रोवन करके न्यूज़पेपर चलता है, उस न्यूज़पेपर में 11 अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से इस किसानों की प्रयोगशाला किस तरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसके संबंध में सारी माहिती इसमें हम लोगों ने दी थी। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यह एग्रोवन करके एक न्यूज़पेपर हमारे यहाँ चलता है, जो लोकल लैंग्वेज मराठी में पब्लिश होता है, डेली पब्लिश होता है। तो इस एग्रोवन के न्यूज़पेपर में हर सप्ताह किसानों की प्रयोगशाला, फार्मर्स लेबोरेटरी, इस कंसेप्ट पे 11 आर्टिकल पब्लिश हुए। और यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि साधा जो इडली कुकर है, यह हम लोगों ने कुछ संशोधन के माध्यम से
ऑटोक्लेव को रिप्लेस कर सकता है, यह 6 महीना के रिसर्च के बाद में पता चला। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सिंपल कोनिकल फ्लास्क है, बर्नर है और पेट्री प्लेट, इनके माध्यम से हम लोग जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन, 2 चीजें होती है, प्रोडक्शन करना और मल्टीप्लिकेशन करना। प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो हमें शुरुआत से लेके अंत तक सारी प्रोसीजर हमें लेबोरेटरी में करना होती है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि हम लोग घर में जैसा दही लाते हैं, दूध उबाल कर उसको ठंडा करके उसमें दही डालते हैं, तो 200 ग्राम दही का हम लोग 10 किलो दही बना सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे किसानों की प्रयोगशाला में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। स्लाइड चेंज हुआ है दादू, शरद भैया? हुआ हुआ हुआ। ओके। जी सर। तो जो बेसिक फैसिलिटीज है, अभी हम लोग जो इटारसी में काम करना चाह रहे जो 9 किसानों के साथ में, तो यहाँ इडली कुकर, गैस सिगड़ी और सिलेंडर, बर्नर, बस ये 3 चीजें भी हमारे पास में होवे तो हम 10 एकड़ खेती के लिए खाद बना सकते हैं। जो आखिरी में रोटरी शेकर जो इसमें लिखा है, या यह जो अलग अलग तरह के रोटरी शेकर, पिछले 6 सालों में हम लोगों ने इन रोटरी शेकर्स पे भी अलग अलग तरह से काम किया, लेकिन इस मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी खेती सिर्फ 10 एकड़ या उससे कम होवे तो उसमें रोटरी शेकर की जरूरत नहीं पड़ती है। और महाराष्ट्र में 80% किसान भाइयों के पास में 5 एकड़ से कम खेती है। और उसी वजह से बेसिक लेबोरेटरी का जो एक कंसेप्ट था कि विदाउट मशीन हर कोई किसान भाई, क्योंकि अगर 80% किसान भाइयों के पास में 5 एकड़ से कम खेती है, तो हमें लगता है कि सिर्फ इडली कुकर, गैस सिगड़ी सिलेंडर के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। और ये जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अगर हम लोग 1960 से पहले की बात सोचे तो हमारे यहाँ किसान भाई जो गौ माता होती थी, गौ माता का जो गोबर है वह एक जगह जमा करके उसको फर्मेंट किया जाता था, या उसको मिक्सिंग करके अलग अलग चीजों के साथ में प्रोसेस किया जाता था, और वह पूरी तरह फर्मेंट होने के बाद में उसका फर्टिलाइजर में कन्वर्शन होने के बाद में हम लोग खेतों में डालते थे। और उस माध्यम से भी हमारी खेती बहुत अच्छे से चलती थी। लेकिन नई नई चीजें आई, जैसा केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, उसकी जरूरत भी थी। पर मेरा यह मानना है कि यह सिंपल जो फैसिलिटी है, इडली कुकर, यानी 75 इडली वाला जो कुकर होता है जिसमें 75 इडली बन जाती है, उस इडली कुकर के माध्यम से और गैस सिगड़ी सिलेंडर के माध्यम से, बर्नर के माध्यम से हम लोग 10 एकड़ तक का खाद आसानी से बना सकते हैं। रोटरी शेकर कहाँ लगेगा? हमें अगर, जैसा हमारे यहाँ अभी किसानों के ग्रुप है जिसको हम बचत गट कहते हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 300 मेंबर्स होते हैं। 300 मेंबर का मान लो 1000 एकड़ तक खेती होता है। तो जब हमें 1000 एकड़ की खेती है, उसके लिए अगर दवा बनाना है तो इस तरह के यह रोटरी शेकर्स लगते हैं। अब इन फैसिलिटीज के अलावा, जैसे हमें कोई भी दवा बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल लगता है।
जैसा अगर हमें दही बनाना है तो हमें दूध और दही, यह 2 चीजें लगती है। तो उसी तरह कोई भी सूक्ष्मजीव अगर बनाना है तो हमें मीडिया पाउडर, उसके बाद में हमें कोनिकल फ्लास्क लगता है, और इस कोनिकल फ्लास्क की जगह हमें प्लास्टिक का डिब्बा भी चलता है। उसके बाद हमें मदर कल्चर लगता है, और इन मदर कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए, यानी इस जो मदर कल्चर की प्लेट है उस प्लेट से नया प्लेट, यानी यह मान लो हम लोगों ने नया प्लेट बनाए, प्योर स्टेराइल मीडिया प्लेट बनाए, तो उस प्लेट पर इनोकुलेट करने के लिए यह इनोकुलेशन नीडल लगता है, जो आखिरी चित्र में हम देख सकते हैं। तो यह बेसिक फैसिलिटीज होती है। अभी मैं थोड़ा विवरण मीडिया पाउडर पे या मीडिया पे करना चाहता हूँ। मीडिया का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म जीवों का खाद्य, यानी उनका खाना। अभी जो भी आज ग्लोबली प्रॉब्लम चल रहा है, वह प्रॉब्लम इस वजह से है कि हम लोगों ने हमारी मिट्टी में केमिकल खाद डाल डालकर हमने सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम कर चुके हैं। और जिस तरह हम पहले गौ माता का गोबर, उसको उसका कन्वर्शन फर्टिलाइजर में करके, फर्मेंट करके हम लोग जो खेतों में डालते थे, हमने वह डालना बंद किया। यानी हमने धरती माँ का जो खाना था वो खाना ही बंद कर दिया, और हम लोगों ने केमिकल खाद यूज करना शुरू किया। वह सरल था, इसलिए हम लोगों ने 50 किलो की जो बोरी होती है वो लाना, बस उसको डालना। और जो खाना होता था, क्योंकि जितना जो सजीव सृष्टि है जो मिट्टी में है, वह सजीव सृष्टि का खाना हम लोगों ने बंद किया और सिर्फ केमिकल खाद देते रहे, और उस वजह से मिट्टी आज बंजर होती जा रही है। और उस मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु थे, यानी 1970 या 75 के समय में जितने सूक्ष्म जीवाणु थे, उसमें के 80% सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो चुके हैं। और उसका बेसिक रीजन ये जो यहाँ मैंने मीडिया पाउडर जो लिखा है, यानी जो अन्न है सूक्ष्म जीवों का, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है या अलग अलग तरह के जो सजीव सृष्टि है, वह मिट्टी में खाना ना होने की वजह से खत्म हो रही है। अब यही मीडिया पाउडर लेके हम लोग इस तरह का सूक्ष्म जीवों का खाना बना सकते हैं, जिसे हम, ये स्टेराइल मीडिया प्लेट्स है। और यही सारी चीजें हम लोग प्रशिक्षण में, 2 दिन का जो प्रशिक्षण होता है उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई अगर 2 दिनों का प्रशिक्षण अगर यह अच्छे से कर लेवे, क्योंकि यह प्लेट किस तरह से बनाई जाती है इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है शुरुआती दौर में। और एक बार यह प्लेट बनाना आ गई, इसका मतलब हमें बहुत सी चीजें आसानी से सूक्ष्मजीव मल्टीप्लिकेशन के लिए मदद होती है। अब यह प्लेट हम लोगों ने तैयार किए, इसे हम स्टेराइल मीडिया पेट्री प्लेट कहते हैं। इसका जो मीडिया का जो विवरण है, हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि अलग अलग तरह के मीडिया कैसे होते हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स आगे भी है, इसी संबंध में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने यह मीडिया की प्लेट तैयार की। अब हमारे पास में मदर कल्चर है और इनोकुलेशन नीडल है। इस मदर कल्चर प्लेट से इनोकुलेशन नीडल के माध्यम से हम छोटा सा एक
उसमें से ट्राइकोडर्मा लेके इस प्लेट पे इनोकुलेट करते हैं, जो हम लोगों ने मीडिया का प्लेट बनाए, और 5 से 8 दिनों में यह जो स्टराइल मीडिया का प्लेट है उसका कन्वर्शन इस तरह जो राइट हैंड साइड में है उसका कन्वर्शन ट्राइकोडर्मा की प्लेट में हो जाता है, और हमारा जो मदर कल्चर है वह डेवलप हो जाता है। अब यह जो मदर कल्चर है उसका अगर क्वालिटी चेक करना है तो क्वालिटी चेक करने का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसा आप देखिए, हम लोगों ने स्टराइल प्लेट बनाई, आप चित्र ए में देख सकते हो। उसी में से हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मान लो 1.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, और ग्लास स्लाइड के ऊपर वह टुकड़ा लेके उसके ऊपर हम लोगों ने कवर स्लिप डाला है, और जो हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा इनोकुलेट किया हर 4 घंटा के अंतर से, 4, 8, 12, 16, 20 और 24 इन घंटों के अंतर से हम लोग माइक्रोस्कोप में ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। आप आखिरी वाला जो फोटो है डी, उसमें आप देख सकते हो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ट्राइकोडर्मा हम लोग, और वो कैसा दिखेगा, तो इस तरह का चित्र हमें उस माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा। यानी उस अगार प्लेट पे, इस प्लेट पे जब हम लोग, जैसा मैंने कहा है कि 5 से 8 दिनों के अंदर, नॉर्मली क्या होता है कि जिस समय हम ये प्लेट में इनोकुलेट करते हैं इस इनोकुलेटिंग निडल के माध्यम से, तो इस प्लेट में का जो टुकड़ा हमने लिया माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो पहला 4 घंटा में, जैसा यहां आप देखिए, जो गोल कोनिडिया है, जैसा ट्राइकोडर्मा अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग देखें तो इस तरह राउंड शेप ट्राइकोडर्मा दिखता है। अभी हम जो मटकी या मोठ कहते हैं, तो मटकी या मोठ जिस तरह से स्प्राउट होती है, जर्मिनेट होती है, उसी तरह ट्राइकोडर्मा जर्मिनेट होता है और उसका जर्म ट्यूब बनता है, जर्म ट्यूब से फिर माइसेलियम बनता है। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छोटा वाला जर्म ट्यूब, बड़ा वाला जर्म ट्यूब और बहुत बड़ा माइसेलियम। तो इस तरह का चित्र हमें इस माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है, और 24 घंटा के अंदर ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से जर्मिनेट होके माइसेलियल फॉर्म में चला जाता है, यानी उसका एक रूप से वो दूसरे रूप में चला जाता है। और इसी तरह अन्य सूक्ष्म जीव भी जर्मिनेशन उनका होते रहता है, यानी अलग अलग जो फंगल कल्चर से, ट्राइकोडर्मा है, मेटाराइजियम है, बिवेरिया बसियाना है, वर्टिसिलियम है, पैसिलोमाइसिस है, तो ये सारे जो फंगल कल्चर्स है उन सूक्ष्म जीवों का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो उनका ग्रोथ स्ट्रक्चर है, इसी तरह हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी हम लोग प्लेट पर इनोकुलेट करने के बाद अगर हमसे कुछ गलती होती है तो इस तरह के सूक्ष्म जीवाणु हमें हमारे प्लेट में देखने को मिलते हैं। मान लो हमें ट्राइकोडर्मा इनोकुलेट करना है और उसकी जगह इस तरह से कभी कभी प्लेट में अलग अलग माइक्रोबियल कल्चर्स का ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी यहाँ हम लोग देख सकते हैं अलग अलग रंग के जो सूक्ष्म जीवाणु है, और यह जो एक प्लेट है, हमें दिखने को एक सिंपल सा प्लेट दिखता है,
लेकिन मेरा यह मानना है कि जो संपूर्ण सजीव सृष्टि है, मुख्यतः जो कंटामिनेशन आता है, और कंटामिनेशन का मतलब क्या, कि हमें अगर जो सूक्ष्म जीव बनाना है उसकी जगह दूसरा कोई तैयार हो जाता है। यानी सिंपल सा, अगर हम लोग दही बनाना है और दही का अगर विरजन या उसका इनोकुलम वह अगर अच्छा ना होवे, यानी दही अच्छा ना होवे, तो दही अच्छे से नहीं बनता है। खट्टा दही रहेगा तो खट्टा ही दही बनेगा, लेकिन अगर मीठा दही है तो मीठा ही दही बनेगा। तो वह अगर दही अच्छा ना होवे तो दही जैसा अच्छा नहीं बनता है। तो अगर हम लोगों से कुछ गलती होती है तो इस तरह के सूक्ष्म अलग अलग जीवाणु हमें देखने को मिलते हैं। अब यह आते कहाँ से है? तो हम लोग जिस वातावरण में, जो प्रयोगशाला हमारी है, वहां का जो वातावरण है, यानी जब भी माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कुछ काम शुरू करना होता है तो सबसे पहली पाठशाला यह होती है कि हम हमारी स्वच्छता की ओर ध्यान देवे। उसी के बाद में हमें जो सूक्ष्म जीवाणु चाहिए वह सूक्ष्म जीवाणु मिल सकते हैं। तो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्रयोगशाला में, जैसा मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना की बात आपको, मेरा एक जो 2001 में जब मैं ज्वाइन किया मेरे पीएचडी के लिए, तो उस समय का मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहला 6 महीना वॉशिंग, क्लीनिंग और असेप्टिक कंडीशंस कैसी मेंटेन की जाती है, बस उसी की पाठशाला जनरली होती है। और पहला 6 महीना यही होता है कि आपको जो काम करना है आने वाले 5 साल में, 4 साल में, तो उस चीजों का लिटरेचर सर्वे किया जाता है। पर सबसे पहला, जैसे मैंने कहा है कि क्लीनिंग, यानी जो भी ग्लासवेयर है, प्लास्टिक वेयर है, जो भी चीज हम लोग यूज करेंगे उस चीज को क्लीनिंग कैसे किया जाता है वह सिखाया जाता है। और इसी का एक और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। जैसा हम लोग हमारे घर में जो भी थाली, ग्लास, कटोरी जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो आज वह साफ करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के डिटर्जेंट और ये सारे यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वह थाली धोने में अगर गलती हो जाती है और डिटर्जेंट मान लो थोड़ा बहुत थाली में रह गया या कटोरी में रह गया, जो कभी कभी नहीं दिखाई देता है, और वही डिटर्जेंट अच्छे से पानी से धुला नहीं हो तो वह कटोरी में रह जाता है। और मान लो हमें उसी कटोरी में जब वो सूख जाती है तो वो जो सोप सॉल्यूशन है या जो डिटर्जेंट है जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिख रहा है, वो तो कटोरी ड्राई होने के बाद में ड्राई बन के रह जाता है। उसमें दाल लोगे तो दाल का स्वाद खराब हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे यह सूक्ष्म जीवाणुओं को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हर चीज अच्छे से साफ सुथरी होवे, यह प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हम लोग वह साफ सफाई ना रखें तो इस तरह के सूक्ष्म जीवाणु हमें हमारे पेट्री प्लेट में देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पे एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछले 5-6 सालों से हमें देखने को मिली, क्योंकि हम लोगों ने यह प्रयोगशाला खेतों में एस्टैब्लिश की है। बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिला कि मान लो अगर हमारे कमरे की खिड़की अगर खुली होवे तो उसमें से अगर हवा आती रहती है तो वह हवा का, उसमें का जो धूल मिट्टी है वह भी इसमें जाने का चांसेस होता है। और उस धूल मिट्टी में भी बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो यह सूक्ष्म जीवाणु यहाँ हमें देखने को प्लेट पे मिल जाते हैं। और इसमें से यह चीज पता चलती है
कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह पे अलग अलग कौन से सूक्ष्म जीवाणु हमें देखने को मिलते हैं। पर जैसा जो प्रकृति है, प्रकृति में मान लो अगर 100 तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो लेबोरेटरी में एक सूक्ष्म जीवाणु भी डेवलप करना कठिन बात है। यानी 99% जो सूक्ष्म जीवाणु है हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें से एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली 1% भी सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां अभी मान लो जैसा पीला रंग दिख रहा है, नारंगी रंग दिख रहा है, क्रीम कलर दिख रहा है, या थोड़ा सा व्हाइटिश कुछ सूक्ष्म जीवाणु दिख रहे, तो इसी तरह के लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में होते हैं। और जैसे मैंने कहा 1975 से 80 के समय जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या थी उससे 80%, 90% कुछ कुछ जमीन में हम लोगों ने सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम कर चुके। और एक चीज कहा जाती है कि इसमें से जैसा अभी ये प्लेट में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु यहां दिख रहे हैं, तो 99% सूक्ष्म जीवाणु अच्छे ही होते हैं। और जैसा हम लोग कहते हैं, हम लोगों के हमारे आसपास रहने वाले 100 लोगों में 1 या 2 लोग कुछ बुरी सोच वाले होते हैं, उसी तरह यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए भी घातक होते हैं, मिट्टी के लिए भी घातक होते हैं और पौधे के लिए भी घातक होते हैं। लेकिन जैसा 98% अगर अच्छे सूक्ष्म जीवाणु है तो 2% जीवाणुओं को वह मल्टीप्लाई नहीं होने देते। लेकिन आज हम लोगों ने रासायनिक खाद डाल डाल के हमारी मिट्टी में जो अच्छे सूक्ष्म जीवाणु थे उनकी संख्या कम की है। और यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ा सा अलग एक चित्र रखना चाहता हूं। हमारे जो पूर्वज थे उनके खाने में हम लोग देखते थे ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी होती थी। लेकिन हम लोग अब आ चुके हैं ब्रेड पे, पिज्जा पे, बर्गर पे, पाव भाजी पे। तो जो खाद हमारे शरीर को भी चाहिए था, जो खाना हमारे शरीर के लिए चाहिए था, हम लोगों ने जो चीज आसानी से बनती है, जैसा आज के 40 साल पहले टीवी पे न्यूज आती थी 2 मिनट में खाना तैयार, मैगी। अब वो 2 मिनट के चक्कर में हम लोग यह भूल चुके हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और वह मैगी जैसे सारी चीजें, पाव भाजी है, बाकी सारी चीजें जो आसानी से बन जाती है और उसमें टेस्ट भी अच्छा होता है, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है उन्हें वह टेस्ट अच्छा लगता है। तो ज्वार का रोटी, बाजरे का रोटी का टेस्ट अब आने वाली पीढ़ियां भूलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर जो खाना हम खाते हैं उसी तरह अच्छा खाना भी सूक्ष्म जीवों को लगता है। और अभी नया संशोधन यह भी कह रहा है कि जो चीज अच्छी नहीं है उस चीज पे ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई नहीं होता है। यानी ये इंडिकेटर्स है। अब हम लोगों के रोजमर्रा के जो इंडिकेटर्स है, आप देखिए हमारे घरों में पहले पंछी आते थे, चिड़िया आती थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे इंडिकेटर्स खत्म होते जा रहे, क्योंकि उनका खाना अगर अवेलेबल नहीं है, उनका न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल नहीं है, तो वह धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खत्म होती जाएगी। तो यह जो अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु है, यह सूक्ष्म जीवाणु हम अगर स्वच्छता ना रखें
तो हमारे पेट्री प्लेट पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी मेरी विनती रहेंगी, जो अभी इटारसी में जो नौ किसान भाई या राय साहब जी जो यूपी में करना चाह रहे, तो स्वच्छता अपने प्रयोगशाला में हुए, और सिर्फ प्रयोगशाला की ही स्वच्छता नहीं, तो हम लोग हमारी खुद की स्वच्छता, यानी हमारा हाथ अच्छे से धोया हुआ होना चाहिए, यानी हर चीज स्वच्छ होनी चाहिए, तभी हम लोग इस तरह का प्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे। स्लाइड चेंज हुआ है शरद भैया जी? जी हुआ है, जी सर, हुआ सर। तो अगर हमें एक तरह का अगर सूक्ष्म जीव हमारे फ्लास्क में चाहिए, या ये अलग अलग तकनीक है, जैसा मैंने कहा हम लोग कांच की कोनिकल फ्लास्क में ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक के डिब्बे में भी हम लोग यह ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट अगर बनाना है, जैसा यह चीजें मीडिया से लेके तो फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी हमें एक विधि होती है, मैं आज इसमें नहीं जाऊंगा, अगले कक्षा में ये सब चीजें मैं लूंगा, लेकिन कहने का मतलब कि मीडिया से लेके, जैसा मैंने कहा है मीडिया यानी क्या, तो सूक्ष्म जीव का खाना, तो मीडिया से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक किस तरह ट्राइकोडर्मा बनाई जाती है, इसका विवरण हम अगली पाठशाला में लेंगे। और यही चीज एग्रो1 के आर्टिकल में अच्छी तरह से दी हुई है। और अब यह जो ट्राइकोडर्मा हम लोगों ने प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है कि शुरुआत से लेके अंत तक यह पूरा प्रोसीजर हमें हमारे प्रयोगशाला में करना होता है, तो उसके आगे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अभी जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा कि 80% किसान भाइयों के पास में 5 एकड़ से कम खेती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस इंडिया भी अगर हम लोग एक एवरेज निकाले तो 5 या 10 एकड़ से ज्यादा नहीं होगा। यह जो चीज मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र की बात है, 5 एकड़ से कम खेती वाले किसान, यह 80% है, और 80% जो खेती है वह खेती या तो बारिश के भरोसे होती है, या यानी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बारिश होगी तो खेती होगी। तो जहां पानी नहीं होता है वहां जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर्स है उनका उपयोग किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा हम लोग, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रैनुल्स यहाँ पे इस चित्र में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जो रोज साबूदाना खाते हैं, या जो चावल होता है राशन का चावल, या जो सोयाबीन वड़ी होता है, सोयाबीन चंक, सोया चंक, तो इन पे हम लोग अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक ही चीज पे, मान लो साबूदाना पे ही हम लोग नीम तेल कोट कर सकते हैं, हम लोग पोटेशियम ह्यूमेट कोट कर सकते हैं, हम लोग सीविड एक्सट्रैक्ट कोट कर सकते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग नवधान आटा या सप्तधान आटा उसका कोटिंग करके उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा कोट कर सकते हैं। यानी एक ही दाना होता है, उस दाने पे मान लो शुरुआती दौर में पोटेशियम ह्यूमेट सीविड का कोटिंग, फिर उसके ऊपर नीम तेल का कोटिंग, उसके ऊपर हम लोग जो सप्तधान नवधान आटा है उसका कोटिंग करके उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं और कोटिंग कर सकते हैं। जैसा आज हम अलग अलग तरह के चॉकलेट हम खाते हैं या बिस्किट्स हम लोग खाते हैं, बिस्किट के अंदर क्रीम होता है और ऊपर से कोटिंग होती है, तो उसी तरह यह ग्रैनुलर फर्टिलाइजर भी हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे किस तरह से बनाते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई किन किन चीजों पे हो सकता है।
तो जो भी नेचुरल चीज हम खेती में देंगे, उन हर नेचुरल चीज पे ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बकरी होती है उसकी जो, जैसा हमें हमारे यहाँ कहते हैं शेड़ी और मेंढी, उसका जो लेंडी होता है, उसका जो मैन्यूअर होता है, उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा अच्छे से मल्टीप्लाई होता है। जैसा अलग अलग तरह की जो ऑयल केक्स होती है, जैसा खोबरा जो है उसकी जो केक होती है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होता है। गौ माता से जो हमें गोबर मिलता है, उस काउडंग का जो केक होता है, जैसा हम कंडे कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसका जो पाउडर होता है उस पे बहुत अच्छी तरह से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होता है। जो रोज सुबह हम लोग चाय लेते हैं, जो चाय छानी जाती है, तो चलनी में जो चाय पत्ती रहती है, उस चाय पत्ती पे बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा बनता है। ज्वारी की जो रोटी होती है, उसके छोटे से पीस पे बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो जाता है। आलू और शक्कर से पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रॉथ बनाया जाता है, उसमें बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा बन जाती है। और जैसे मैंने कहा है कि हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं को अलग अलग खाद देवे, अलग अलग न्यूट्रिएंट देवे, तो एक ही सूक्ष्म जीव, यहाँ देखिए ट्राइकोडर्मा अपने अलग अलग रंग, अलग अलग कलर वह डेवलप करता है। और जिस तरह से मान लो हम एक अमेरिकन बंदा, एक साउथ अफ्रीकन बंदा, जापानीज बंदा, चाइनीज बंदा और इंडियन, इन लोगों को एक साथ में खड़े करेंगे तो हम अलग अलग देशों के व्यक्ति को आसानी से पहचान पाएंगे, क्योंकि उनका जो रंग होता है, उनका जो कलर होता है, उनका उस पर से हम लोग व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह ट्राइकोडर्मा, यह जो सूक्ष्म जीव है, उसे अलग अलग तरह के जो खाद हम लोग या अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट अगर हम लोग देंगे, तो अलग अलग रंग, कलर उसके देखने को मिलेंगे। और यही चीज फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर हम ज्वार का रोटी खाना सीखे, बाजरे का रोटी खाना सीखे, और जो आज हम मैगी या अलग अलग तरह की जो आसानी से बनने वाली जो चीजें है, उसका सेवन अगर हम लोगों ने कम नहीं किया और ज्वार बाजरा की रोटी अगर हम लोग भूल गए, तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां बहुत तकलीफ में हो सकती है। और उसके जो एग्जाम्पल्स है हम लोग अभी देख रहे, यानी 1960 में केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, 2024 की जो आज की परिस्थिति है, जो ताकत है, हमारे शरीर की जो ताकत है, वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो यही सब चीजें अलग अलग अगर हम लोग खाद ट्राइकोडर्मा को देंगे, अलग अलग न्यूट्रिएंट देंगे, तो वह अलग अलग तरह के फंगीसाइड्स डेवलप करता है। इन सब चीजों पे आने वाले पाठशाला में अच्छे से चर्चा होगी। अलग अलग तरह के ये बायो फंगीसाइड्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा एक मैंने मार्क किया है 6 पेंटिल पायरॉन करके। अगर ट्राइकोडर्मा को एक विशिष्ट खाद्य अगर दिया जाए, न्यूट्रिएंट अगर दिया जाए, तो इस तरह का 6 पेंटिल पायरॉन नाम का एक फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा डेवलप करता है। और यही 6 पेंटिल पायरॉन जैसा जब अंगूर की खेती में स्प्रे किया जाता है, तो अंगूर का टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन एंटी फंगल भी काम करता है और टेस्ट बढ़ाने में भी काम करता है। और जैसा हम लोग कहा है कि कोई भी साइंटिस्ट होवे, प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। प्रकृति में जो चीजें है, हम लोग 1% भी
प्रकृति को जान नहीं सकते। यानी अगर सिंपल सी एक चीज कहूं, गौ माता का जो गोमूत्र होता है, उस गोमूत्र में 5000 तरह के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। और उसी तरह यह सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग तरह के अर्क या अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स डेवलप करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह जो सूक्ष्म जीवाणुओं का जो विश्व है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, इन सब चीजों को समझने के लिए पूरी जिंदगी भी हम लोग काम कर लेवे तो 1% भी, यानी मैं 1% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, कुछ कुछ यानी 2001 से लेके 2009 तक जब मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में था, तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे, मान लो यूरोपियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, कुछ समय में खुद जर्मनी था, स्पेन था। तो इन सब साइंटिस्ट लोगों से जब चर्चा होती थी तो उनका यही मानना था कि हम लोग 1% भी इस प्रकृति को नहीं समझ सकते। यह प्रकृति अगर हमें समझना है तो उसकी बहुत अच्छे से स्टडी की जाए, और जिस तरह यह फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा डेवलप करता है, उसी तरह इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल्स भी ट्राइकोडर्मा तैयार करता है। इन सब चीजों में हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, जो 2 नंबर पे लिखा है पी साइमिन, यह जो कीटनाशक है जो ट्राइकोडर्मा बनाता है, यह जो कीटनाशक है, यह कीटनाशक एक मॉलिक्यूल पे कम से कम 10 से 12 पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं, और अगर दुनिया भर में बात करें तो हजारों स्टूडेंट्स एक टॉपिक पे पीएचडी करते हैं। और किसान भाइयों तक जो इंफॉर्मेशन है कि ट्राइकोडर्मा यह एक बायोफंगीसाइड है, लेकिन बायोफंगीसाइड के अलावा यह अच्छे से बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, निमैटिसाइड का काम करता है, वेस्ट डिकम्पोजर का काम करता है। जो हमारी मिट्टी, जो हम लोग अब कह रहे हैं कि वो बंजर बनती जा रही है, सलाइन सॉइल होती जा रही है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्म जीव है। जो हम केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसको डिग्रेड करने का काम भी ट्राइकोडर्मा करता है। और मॉस्किटो जैसा प्रॉब्लम, मॉस्किटो कंट्रोल में भी ट्राइकोडर्मा का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सी और भी एप्लीकेशंस है, यहाँ सारी चीजें नहीं लिखी है, लेकिन यह जो एक आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किया एग्रोवन में, उसमें सारी चीजें दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जिस तरह से अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स डेवलप करता है, उसी तरह यह जो सूक्ष्म जीवाणु है, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु अच्छी तरह से होंगे, और मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर अच्छी तरह से होवे, तो ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट हमारे खाने में हमें चाहिए, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 25 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हर इंसान को अपने खाने के माध्यम से अपने शरीर में लेना चाहिए। आज देखिए बहुत से लोगों में विटामिन बी और विटामिन डी का डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है, और बहुत लोग, यानी मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग हर किसी का टेस्टिंग कराए तो 80% यह चीज देखने को मिलेगी कि विटामिन का डेफिशिएंसी हम लोगों के शरीर में आ चुका है। लेकिन जैसा मैं लास्ट टाइम भी कहा कि दादू को देख के मुझे ईर्ष्या होती है कि दादू की उम्र आज 70 से ऊपर है, लेकिन आज भी अच्छी तरह से योगा करते हैं। तो दादू और जितने भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आज भी योगा कर सकते हैं,
आज भी अच्छी तरह से सारी चीजें उनकी कर लेते हैं। दादू के उम्र में जब हम लोग पहुंचेंगे, जैसा मैं मेरी खुद की बात कहता हूँ कि दादू के उम्र का जब मैं हूँगा, होगा या नहीं वो भी पता नहीं, पर उतना एंथुजियाज्म नहीं होगा अगर हम लोग हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अगर चेंज नहीं किए तो हमें बहुत दिक्कतों से जाना पड़ेगा। और यह एक चित्र है कि ग्लोबली, जैसा हम लोग मराठी में कहते हैं सकस आहार, यानी अच्छा खाना हमें खाना चाहिए। लेकिन आज इंडिया में अगर स्पेसिफिकली मैं कुछ कुछ सिटीज की बात करता हूँ, जैसा पुणे है, बॉम्बे है, जो मेट्रो सिटीज है, वहां पे हम लोग यानी जंक फूड खाना शुरू किए और न्यूट्रिएंट का जो लेवल है वह लेवल सच में कम हो चुका है। और कुछ लोग मजबूरी में उन्हें वड़ा पाव खा के दिन निकालना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह हमें सोचना चाहिए, हमारा शरीर अगर अच्छा रहे तो सारी चीजें अच्छी होगी। हमें खुद को भी, जैसा मैं सूक्ष्म जीवों की बात किया, हमें हमारे शरीर के लिए भी कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा नहीं, उस बारे में सोचना चाहिए। यह अलग अलग तरह के आने वाली कक्षाओं में हम लोग, जैसा जो अलग अलग तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, जैसा ट्राइकोडर्मा है, लैक्टोबैसिलस है, या हमारे घर में जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, उससे भी जो चीजें बनती है, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। एनिमल डंग है, एनिमल यूरिन है, नीम है या सिनामोन है या लवंग है, इन सब चीजों से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इन बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। समुंदर से जो सीवीड मिलता है या मिट्टी में से जो पोटेशियम ह्यूमेट मिलता है, उन सब चीजों से हम लोग आने वाले समय में किस तरह से प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, इस बारे में चर्चा होती रहेगी। और एक नया तकनीक होता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन या सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, तो उसके माध्यम से भी ऑयल, सॉइल और सी बेस्ड नेचुरल फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। आज की कक्षा यही मैं समाप्त करता हूँ। जी ओम, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत जी महत्वपूर्ण धन्यवाद। जानकारियां प्राप्त हुई हमें। अब मैं पवन सर जी को बुलाता हूं कि वो हमें और इस विषय में जी आदरणीय धन्यवाद। पवन सर। जी धन्यवाद शरद जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता संतोष जी ने आज जो नई जानकारी हमें दी और जो नया रास्ता दिखाया है, ये इस कड़ी के जितने भी सीरीज अभी तक के हो गई हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि उससे हमारी जो समझ है वो धीरे धीरे विकसित हो रही है। और ये हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि केवल 1% भी हम नहीं जानते हैं, हम प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके प्रति जब हम समझ अपनी विकसित करने का प्रयास करेंगे, और ये केवल सूक्ष्म जीवाणु की जब बात कर रहे हैं तो उसकी बात है, लेकिन बाकी और भी जो ताना बाना है, और ये ताना बाना का मतलब कि अंतर संबंध क्या है, कि उससे हम और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या चीजें उसके साथ एक अपना योगदान कर रही हैं, शायद इसकी समझ तो और भी कम होगी जितना कि ये है। और एक सबसे बड़ा जो समस्या आज की तारीख में आ रही है, जो 2011 का जो डेटा संतोष जी ने दिखाया है, मेरे ख्याल से उसके बाद अब क्योंकि 13-14 साल और बीत गए हैं, तो ये स्थिति और भी खराब हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ और देश भी लाल वाली श्रेणी में, मतलब डेंजर श्रेणी में आ गए हैं, और वहाँ पर भी उनकी तरफ भी यही आवश्यकता होगी कि वो भी अपनी खेती को और अपने जो पौष्टिकता है उसको कैसे अपने जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उस तक ये पहुँचाएंगे, अगर इसके बारे में वो सोच भी रहे हैं तो। लेकिन मेरा इसमें एक प्रश्न ये था कि जहाँ पर हमारे 80% जीवाणु खत्म हो गए हैं,
उसको वापस लाने के लिए क्या केवल हम जो हम ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं, क्या केवल उससे ही उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, या उसके लिए हमें और भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? और इसको अगर किसी एक क्षेत्र को अगर हम मान के लें उदाहरण के तौर पर, जहाँ की करेंटली बेस लाइन हमारा -80% है, तो उसको मतलब 100% की तरफ, या मतलब प्लस मतलब 80% जहाँ जीवाणु पॉसिबल हो गए हैं और 20% अभी नहीं है, मतलब उसको रिवर्स कर दें, तो इसके लिए हमें कितना समय लगेगा और उसके लिए क्या करना होगा? जी संतोष जी। सर एक्चुअली एक चीज मैं आपको, जो अभी 2020 में हम लोग कोविड में से सब लोग गए, कोरोना आने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है, क्योंकि पहले हमें थकान आती है, फिर हमें सर्दी खांसी होती है, फिर बुखार आता है, और बाद में हम लोगों को कोविड हुआ है यह पता चलता है। लेकिन यह पता चलने के लिए 12 से 15 दिन का समय जाता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई बीमारी आने के लिए 15 से यानी 12 से 15 दिन कम से कम लगे हैं, तो वह कोविड को ठीक करने के लिए हम लोगों ने, जो क्वारंटाइन था वह 14 दिनों का था, और उस बंदे को अच्छे से ठीक होने के लिए 1 महीने का समय गया। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उन लोगों ने 2 महीना से 6 महीने का समय लिया है डेवलप होने के लिए, फिर से उसी तरह शुरू उसी तरह का एनर्जी डेवलप करने के लिए। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि एक बार हम लोगों का शरीर डैमेज हो जाए, जैसा हम लोगों का फैन का अगर एक ब्लेड खराब हो जाए तो ब्लेड चेंज कर सकते हैं, हम लोग टांग भी चेंज करना शुरू कर दिए, लेकिन प्रकृति से जो टांग मिली है वह टांग हम लोग नहीं बना सकते। और जो 1960 से लेके आज तक हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं, वह मिट्टी में ऑलरेडी चला गया है, और उसका एक ही सॉल्यूशन जो है, हमें गौ माता की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें हमारे साथ में सिर्फ हमें 60 साल पहला हमें सोचना है, 60 साल पहले क्या था, वो सारी चीजें लाना है। अगर वो चीज ला सकते हैं तो ही, यानी आप सोचिए हमारे घर के सामने गौ माता आती थी, उसके लिए हम लोग रोटी बनाते थे, एक रोटी हमारे घर में कुत्ते के लिए भी बनती थी। आज मैं थोड़ा कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, आज हमारे घर में हम हमारे खुद के लिए खाना नहीं बनाते, हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में गौ माता के लिए रोटी बनती थी, कुत्ते के लिए रोटी बनती थी, पर आज हम हमारे खुद के लिए भी रोटी नहीं बनती। और मुझे यही कहना है कि जो 60 सालों से हम लोगों ने खाद डाले, वह आने वाले समय में कम से कम 60 साल का समय लगना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कोविड आने को 15 दिन लग गया, लेकिन कोविड जाने को कम से कम 30 दिन, मैं 120 साल नहीं कहूंगा, क्योंकि 120 साल कहेंगे तो हम लोगों का, जो हम लोग कहते हैं, इसकी डर से हम लोग मर जाएंगे। लेकिन इसका पर्याप्त जो सॉल्यूशन है वह गोमाता है। हम लोग जो बकरी या जो भी प्रकृति में जो चीजें थी, वो सारी चीजें हमें लाके उन सब जो भी चीजें उनके माध्यम से ही, क्योंकि गाय का गोबर अगर खेती में जाएगा तो मिट्टी सुधरने वाली है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिट्टी को सुधार नहीं सकता है, गाय का गोबर ही है। जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शेळ्या मेंढ्या की जो लेंडी होती है, जो मैन्यूअर होता है बकरी से, वही चीजें मिट्टी को सुधार सकती है। जी ओम सर। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। राकेश गौड़ जी का हैंड रेज है, तो वो हमें। जी, सदन को नमन। सर जी, मेरा एक 4 प्रश्न थे जो मैंने लिख करके रखे थे पहले से, आप आएंगे तो बात करेंगे। मेरा पहला प्रश्न, खेत में जब हम कल्चर डालते हैं तो खेत में भी हमें मीडिया की जरूरत होती है क्या? और दूसरा प्रश्न है मेरा
हमारे पास जैसे कोई कल्चर लगभग 6 महीने पुराना, खास करके जैसे गर्मियों के दिन में रहता है, रखा रहता है, तो वो इसे उपयोग करते तो उसको कैसे पहचानेंगे कि हम वो जीवित अवस्था में है? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे सल्फर, पोटास, जिंक, बोरान जैसे तत्वों को भी हम बनाने के लिए मीडिया को कौन सा मीडिया कैसे कब मतलब लगेगा, वो भी थोड़ा सा बतलाएं। और चौथा प्रश्न ये है कि मेरा मदर जो कैप्सूल रहते हैं, तो वो कैप्सूल को कितने लीटर पानी पे अपन कैप्सूल को डाल सकते हैं? कितने लीटर कल्चर बनाने पे कैप्सूल लगता है? सर एक्चुअली कैसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक एक सवाल है ना, हम लोग एक एक सवाल, पहला सवाल आप कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जी ठीक है। खेत में जैसे अपन कोई कल्चर बना कर डाल दें, तो वहाँ खेत में भी अपने को मीडिया की आवश्यकता पड़ती है क्या, उस जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो? जैसा मैंने अभी कहा कि हमें गौ माता का जो गोबर है वही मीडिया का काम करता है, या जो भी अन्य प्राणी है उनकी जो मैन्यूअर होती है वही मीडिया है। तो हमें वह डालना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल मीडिया हमें सिर्फ स्टिमुलेट करने के लिए, यानी जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए वो मीडिया डालना ज़रूरी होता है, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो बहुत कम है। लेकिन सबसे अच्छा जो मीडिया है वो गाय का गोबर है, या अन्य जो प्राणी है उनका जो मैन्यूअर है वो है। सर दूसरा जी। प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे पास जैसे कोई कल्चर लगभग 6 महीने पुराना, मतलब जैसे खासकर गर्मियों के दिनों में जो रखा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, और उस कल्चर को हम अगर 6 महीने बाद अगर उसको उपयोग करें, तो उसको मतलब कैसे पहचाने कि ये काम करेगा या ना करेगा? एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हमारे घर में जो दही होता है वो अगर 1 महीना पुराना हम लोग उसको इनोकुलम करके यूज करेंगे तो दही नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं वह जितने फ्रेश यूज किया जाए उतना अच्छा होता है। और यह किसानों की जो प्रयोगशाला हम लोगों ने एस्टेब्लिश की है उसका बेसिक रीजन ही यही है कि जी आज आप खाद बनाए और आप हफ्ता में महीना में आप यूज कर लो। नॉर्मली क्या होता है कि यह सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल चीजें हैं। यानी जी दही को आप फ्रिज में भी रखोगे तो 15 दिन के बाद में खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? तो लैक्टोबैसिलस की संख्या बढ़ जाती है। और एक सादा और सिंपल सा मेरा कहना है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है वो मात्र हमें फ्रेश जितने यूज किए उतना अच्छा है, क्योंकि आज बनाई हुई ज्वार की रोटी हम लोग 5 दिन के बाद खा सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद में ब्रेड खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाते। तो जो चीज फर्मेंट होगी वह चीज, उसको एक लाइफ स्पैन होता है। जैसा हम लोग आज पार्ले का बिस्किट खाना शुरू कर दिए, पार्ले जी का बिस्किट का एक्सपायरी 6 महीने का होता है, पर पार्ले के बिस्किट के जो दुर्गुण है वह दुर्गुण हम देख सकते हैं कि आज हम सब सब लोगों का जो शरीर है वो अड़चन में जाता है। मुझे लगता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स जितना फ्रेश यूज करे उतना अच्छा रहेगा। जी ठीक है सर। अच्छा, सल्फर, पोटास और जिंक, बोरान जैसे तत्व भी हमें बनाने की आवश्यकता है, तो ये इसके लिए मीडिया कैसा क्या लगेगा, कब कैसा डलेगा? आप सिर्फ गाय का गोबर और अन्य प्राणियों का जो खाद है बस वो डाल दीजिए, सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है सर। बहुत अच्छा एक सर, और बहुत महत्वपूर्ण। और लास्ट प्रश्न सर जल्दी मेरा, से। मदर कैप्सूल जो होते हैं सर, जैसे कैप्सूल के रूप में अपन कल्चर डेवलप करने के लिए लाते हैं, तो उस एक कैप्सूल से अपन कितना लीटर मतलब कल्चर तैयार कर सकते हैं? एक्चुअली कैसा होता है ना, वो जो कैप्सूल के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आए हैं तो जी उसमें काउंट कितना है वह सारी चीजें थोड़ा समझ के लेंगे हम लोग, इस विषय पे स्पेशली बात करेंगे। ठीक सर, ठीक सर। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी जानकारी। अब मैं डॉक्टर किशोर सर जी को बुलाता हूँ कि वो अपने प्रश्न। धन्यवाद सर जी। चौहान सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उसमें एक बिंदु स्पेशली उन्होंने जो कहा है कि मिट्टी में, और पवन सर ने भी जो रेफरेंस दिया कि मिट्टी के 80% जो माइक्रोब्स है वो फिर से जब तक हम लाएंगे नहीं,
तब तक उससे जो अच्छा उत्पाद होना चाहिए और न्यूट्रिशियस उत्पाद होना चाहिए वो होगा नहीं। ये सर सही बात है। लेकिन ये करने का आपने जो रास्ता बताया कि हर घर में गाय होनी चाहिए, गो आधारित खेती होनी चाहिए, यह आज की परिस्थिति में थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। मतलब नहीं होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी स्पीड भी बहुत कम होगी। बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, उसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता जो एज एक साइंटिफिक थिंकिंग से मेरे मन में आया वही मैं आपके सामने रखता हूँ। सर, जैसा अपन की जो पुराने बरगद के पेड़ है या पुराने जंगल है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर डाले ही नहीं गए, अगर वहां से हम मिट्टी लेते हैं और उसमें अलग अलग माइक्रोब, अगर जो अच्छे माइक्रोब जो 80% मर गए हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं और उसको टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन का जो टेक्निक है इसके माध्यम से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनको गोबर, गाय के, देसी गाय की गोबर, उसको मीडिया करके यूज करके उसके अगर हम पैकेजिंग, ये अपने जो खेत की गौशाला है या इस प्रकार के अपन अलग अलग प्रकार के लेबोरेटरीज खड़े करके उसको मल्टीप्लाई करके यदि हम दे सकते हैं तो उससे थोड़ा जल्दी ये काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। आपका ओपिनियन दीजिए। धन्यवाद। एक्चुअली सर, आपका जो एक कहना है, मेरा यही कहना है कि जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी एक्सपर्ट्स है, उन लोगों का यह मानना है कि हम प्रकृति का 1% भी कोई चीज बना नहीं सकते। हम आर्टिफिशियली प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी हो जाए, सारी टेक्नोलॉजीज हो जाए, लेकिन जो काम गौ माता ने करना है वो गौ माता ही कर पाएगी। जो अन्य प्राणी है, अन्य पंछी है, वही कर पाएंगे। आज हम लोग 1 लाख रुपए का टीवी लाने का आगे पीछे नहीं देखते। आज शादी में हम लोग कितना खर्चा करते हैं उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। 50,000 या 1 लाख की गाय लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर किसान की यह क्षमता नहीं है, लेकिन सरकार तो कर सकती है ना। सरकार के पास में पैसा नहीं है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज सेंट्रलाइज सिस्टम से सोचना होगा कि अगर हमें फिर से वही दिन लाना है तो हमें गौ माता या अन्य प्राणी और अन्य सजीव सृष्टि को लाना ही है। जो चीज गौ माता के पेट से जो गोबर निकलता है वह लैब में तैयार नहीं हो सकता, या पंछी की जो ड्रॉपिंग्स होती है वो ड्रॉपिंग्स हम लोग कोई भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, और हमारा यानी जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये सारी चीजें कर सकते हैं। आज आज सोचिए ना, आज इंडिया में जो अलग अलग तरह के रास्ते डेवलप हुए, कितना खर्चा होता है सोचिए आप। वो सारा पैसा इधर लगाइए। जी वो थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं अनिल सर जी को बुलाता हूं कि वो हमें अपने क्वेश्चन करें। डॉक्टर अनिल। जी ओम। हेलो, आवाज जा रही सर? आ रही। जी सर, भाई साहब को धन्यवाद जिन्होंने हमको समय दिया। मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि आप का तो ये सभी जितना बताया जाता है बड़ी तन्मयता से मैं सुनता भी हूँ और उसको करना चाहता हूँ। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब के बाद दूसरा करेंगे कि सीबीआर, जैसा कि अभी हमारे दुबे जी ने कहा कि ये मिट्टी का उपयोग, तो सीबीआर टेक्निक क्या है? क्या उसका योगदान खेती के लिए काफी हद तक बहुत अच्छा हो सकता है क्या? जी यही पूछना। सीबीआर नहीं समझ में आया मुझे। वो टेक्निक सर, वो कोई साउथ के हैं जो कि क्या उन्हीं के नाम पर ये टेक्निक रखी गई है। 5 फीट का गड्ढा खोदना है और उसमें नीचे की मिट्टी, चिकनी मिट्टी और ऊपर की मिट्टी मिला के और गुड़ के साथ फर्मेंट करके और उसको फसलों पर छिड़काव करना, जिससे कि खेती काफ़ी में जो फसल है वो अच्छी होगी। कि यही मेरा, आप लोग ज़्यादा जानते हैं इसलिए पूछा। नहीं, एक्चुअली मैं ये तकनीक के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं आपसे पर्सनली चर्चा करूंगा, समझ के फिर हम लोग अगली कक्षा में इस पे जवाब देंगे। जी ओम।
जी वो दूसरा प्रश्न जी सर है, बहुत अच्छा। एक दूसरा प्रश्न ये है सर कि आपने कहा कि जो हम बनाएंगे जितनी चीज़ है उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप वहाँ खुद ही करके स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए आपको समय दिया गया पहले, तो हम लोग भी इस बिंदुओं पर अगर स्पष्टीकरण की क्या क्या करना ठीक रहेगा, उसके लिए आपका सुझाव चाहेंगे जी। वो यानी हम लोग जो भी प्रयोगशाला में जो भी चीज है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। जैसा किचन ओटा है वह साफ होना चाहिए, जो गैस सिगड़ी है वह साफ होनी चाहिए, इडली कुकर साफ होना चाहिए। यानी जो भी चीज आप लैब में यूज करोगे वह हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोग हमारी खुद की स्वच्छता, हमारा हाथ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि उसी हाथ से हम लोग काम करेंगे। तो धूल मिट्टी सूक्ष्म जीव डेवलप करने के लिए काम में नहीं आती है। जी बहुत अच्छा। अब मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ कि वर्मा जी आमे और अपना प्रश्न रखें। ओम सर राम। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम जो गोबर है गाय का, यदि उसको ताजा ताजा घोल कर पानी के साथ बहाएंगे तो क्या हमको ज्यादा जीवाणु मतलब ज्यादा अच्छे से प्राप्त होंगे खेतों में? नॉर्मली कैसा होता है कि जितना भी गाय का गोबर होवे वह अगर हम लोग अच्छे से उसका खाद 6 महीना से 1 साल तक उसको अगर डेवलप करे, जैसा हम लोग डिकम्पोज कहते हैं, तो वह कभी अच्छा होता है। और जो जैसा फ्रेश वाला काउडंग है, तो फ्रेश वाले काउडंग में कभी कभी प्रॉब्लम यह होती है कि मान लो अगर गौ माता बीमार है, तो देखिए गाय गौ माता का जो गोबर होता है गाढ़ा या पतला, उसके बेसिस पे गौ माता की जो तबीयत है वो हमें पता चलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गौ माता ही बीमार होवे और उसका अगर वह पतला वाला गोबर अगर छिड़काव में आता है तो दिक्कत हो सकती है। और एक चीज यानी सबसे बड़ी बात कि मान लो गौ माता को हम लोग जो खाना खिला रहे, जो पानी पिला रहे, इस बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत से अलग अलग यूट्यूब या अलग अलग माध्यम से ये देखा है कि प्लास्टिक भी गौ माता के पेट में चला जाता है। तो अगर गौ माता का खाना ही अच्छा ना होवे और वह अगर अच्छे से डिकम्पोज ना होवे, तो कभी कभी वह चीज हमें हमारे खेती में तकलीफ भी दे सकती है। तो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता का जो गोबर है वह मिट्टी सुधार में काम करता है। हमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में उसको डिकम्पोज करके डालना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़े, ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल बढ़े और अन्य तत्वों का उसमें बढ़ोतरी होके हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे फलों में, पत्तियों में, जैसा हम मेथी खाते हैं, पालक खाते हैं, तो मेथी और पालक का पत्ता अगर हमें न्यूट्रिशियस चाहिए तो गोबर को फर्मेंट कीजिए, उसको अच्छे से डिकम्पोज करके ही वह मिट्टी में दिया जावे। स्प्रे में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉप सिस्टम सिलेक्शन करके ही स्प्रे का नियोजन होना चाहिए। मान लो अगर हम लोग टमाटर है, टमाटर, क्योंकि यह रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दिया जाता, अगर टमाटर है आप, वह अगर गोमाता ही बीमार है और उसका अगर फ्रेश वाला काउडंग आप अगर छिड़काव करोगे टोमेटो पर, और वही टोमेटो मान लो गलती से सैलड करके विदाउट हीटिंग, विदाउट कुकिंग अगर वो खाया जाए तो वह भी दिक्कत कर सकता है। जी वो बहुत अच्छा सर। अब मैं दादू को बुलाता हूँ, उसके बाद लास्ट ML गौर साहब रहेंगे। दादू आमे अपना क्वेश्चन। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी कक्षा बहुत सुंदर रही और जानकारी भी बहुत अच्छी मिली है। मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हम बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और बर्मी कंपोस्ट से जो होता है तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा सर जियो, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट के बारे में भी कुछ नकारात्मक बातें बताई जा रही है जियो। सबसे अच्छा खाद अगर कोई हो तो वर्मी कंपोस्ट ही होता है।
और नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि गोमाता के गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए या अलग अलग चीजों से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। तो यह वर्मी कंपोस्ट पे दादू हम लोग एक स्पेशल सेशन रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से जानकारी जानी चाहिए। लेकिन आज एक चीज देखिए, प्रकृति क्या करती है, यानी हम लोग कचरा करने में सारे लोग एक्सपर्ट है। हमारे घर का कचरा हम लोग रास्ते पे डालते हैं, लेकिन प्रकृति वो उस रास्ते का कचरा उसको डिकम्पोज करने के लिए इसी अर्थवर्म जैसी इल्लियां डेवलप होती है। जैसा आप देखिए, कोई भी कचरा अगर हम लोग खोल के देखें तो उसमें बहुत छोटी छोटी इल्लियां हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रकृति यह सारी चीजें डेवलप करती है। और यह जो इल्लियां है उनका भी जो खाद है, उनके माध्यम से भी जो खाद तैयार होता है वह भी अच्छा होता है। लेकिन उस कचड़े में अगर प्लास्टिक होवे तो वो इल्ली तो आपको जहर ही देगी। अगर ये सारी चीजें सोचने जैसी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अर्थवर्म के मैन्यूअर के इतना कोई भी अच्छा खाद नहीं होता है। जी ओम सर, बहुत धन्यवाद सर। जी ओम। जी, अब ML गौर साहब आमे और अपना प्रश्न रखें। जी ओम। आज डॉक्टर साहब ने एकदम सूक्ष्म जानकारी देते हुए सभी बारीकियों के ऊपर विशेष ध्यान आकर्षण कराया, जानकारी दी कि हम लेबोरेटरी अगर स्थापित करते हैं तो हमें सावधानियां क्या होनी चाहिए। और विशेषकर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि सर, इसको क्या हम अपने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, यानी जहाँ मकान है हमारा, उसके एक फ्लोर में कर सकते हैं या किसी अलग ही स्थान पे करना पड़ेगा अगर लेबोरेटरी करते हैं तो? सर नॉर्मली मेरा यह मानना है कि यह खेतों में होवे, और जी खेतों में होने का रीजन यह है कि वहाँ जो ट्राइकोडर्मा बनेगी, वहाँ जो नेचुरल खाद बनेगी, उसको अपने खेत में जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वहाँ का जो पानी है, उसकी आदत होती है, उसी आदतों से वह चीज बनती है। और दूसरी एक चीज होती है कि मान लो गलती एक बार हो जाए ना, घर में छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो भी चीजें होती है, यह इनको सेफ्टी के माध्यम से भी बहुत देखना जरूरी होता है। तो हम लोगों से 0.1% भी गलती ना होवे, इसलिए घर में प्रयोगशाला नहीं करना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। जी जी ओम, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सर। अब मैं लास्ट में मुनीलाल सर जी को बुलाता हूं कि वो समापन करें। वो रामेश्वर जी रह गए हैं, शरद भैया। रामेश्वर जी? जी, रामेश्वर जी को आमंत्रित अच्छा, करिए। रामेश्वर जी आमे और अपना प्रश्न रखें। हैंड रीच है, चलो कोई बात नहीं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। 8 बज गया है, तो अब हम आज के युग शिक्षक आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, और आज हीरालाल जी ने हनुमान चालीसा का पाठ और प्रार्थना सुनाई और सामूहिक रूप से योग क्लास ली। और दूसरे सत्र में आदरणीय डॉक्टर संतोष जी ने जो हमको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है, जो जीवन के लिए, किसान के जीवन के लिए और समाज को और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सदन में जुड़े सभी किसान भाई, आदरणीय वैज्ञानिक जन और योग शिक्षक साधक सभी को आभार ज्ञापित करते हुए मैं आज के युवा कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं। कल मिलते 5:30 बजे। सबको प्रणाम। ओम। जी ओम। जी ओम। धन्यवाद। ओम। जी ओम। ओम सर। जी ओम, धन्यवाद।